अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध। अरे निशाना तो लगा, और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। हार्दिक नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और ये मुद्रा प्रणाली का इतिहास का आज मैं पार्ट 2, इसमें केवल हमने एंशिएंट इंडिया के सिक्कों को डिस्कस किया है। और इसके बाद हम लोगों का जो पार्ट 3 है वो हम लोग मेडवल इंडिया यानी अरबों के आगमन से लेकर और उसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों को डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सेगमेंट है मुझे शुरू करना है कुषाण काल से। तो जल्दी से आप सभी से अनुरोध है, क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। और मुझे उम्मीद है ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको नई जानने को मिलेंगी। तो फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। और प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। भारतीय इतिहास में कुषाण वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश की बात हो रही है। कुषाण वंश में सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? कुजुल कटफिसेस है, या फिर विमा कटफिसेस है, कनिष्क प्रथम है, या फिर होइस्क है? 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। कुषाण वंश में सर्वप्रथम, तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है विमा कटफिसेस। और मुझे उम्मीद के मुताबिक अधिकांश छात्रों ने सही जवाब दिया है। ठीक है। कहीं पर ऐसा लिखा मिल सकता है कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक विमा कटफिसेस था। ये कंफ्यूजन है। अगर ये प्रश्न ऐसे हो कि भारतीय इतिहास में, मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे पिछले लेक्चर में, तो भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, तो मुझे बताइए आप, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो वो है हिंद यवन शासक मेनांडर। क्लियर हो रहा है? हिंद यवन शासक, और उसका नाम है मेनांडर। क्लियर? कल भी मैंने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। इसके सिक्कों पर धम्म चक्र का चित्रांकन हुआ है। इससे पता चलता है कि मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इतनी बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर कुषाण वंश में सर्वप्रथम सिक्कों के प्रचलन का श्रेय पूछता है, तब जवाब है विमा कटफिसेस। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसके सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव, नंदी बैल, उनका वाहन नंदी बैल, और त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है? अब यहां पर मामला कुछ ऐसा है, विमा कटफिसेस है, गौड़ नरेश शशांक है, उपरोक्त दोनों है, या फिर कुमारगुप्त प्रथम है? तो मुझे उम्मीद है आप सही जवाब दे पाएंगे। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा भी गया है। तो यहां पर जवाब है उपरोक्त दोनों। सही हो रहा है? विमा कटफिसेस और शशांक दोनों के सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव, नंदी बैल और त्रिशूल का चित्रांकन हुआ है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि शशांक कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था। कट्टर शैव मत अनुयायी था। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। शशांक कट्टर शैव मत अनुयायी शासक हुआ। इसे बौद्ध द्रोही भी कहा जाता है। और आपको शायद याद हो, शशांक ने ही बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था। यह प्रश्न भी आया है कि किसने भगवान बुद्ध को, जहां पर इनलाइटमेंट हुआ था, वो बोधि वृक्ष पीपल को किसने कटवा दिया? तो वो शशांक ही है। तो क्लियर हो रहा है, जटाजूटधारी शिव ये दोनों हैं। 2 प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट से लिया है मैंने, यूजीसी ने इसको पूछा था। मुझे बताइए, कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना है?
ऑप्शन है आपके पास 64 ग्रेन, 86 ग्रेन, 178 ग्रेन या फिर 124 ग्रेन। मुझे वजन बताइए। जवाब दे पाएंगे? अंदाज़ा नहीं लगाना है। पिछले लेक्चर में बहुत सारे छात्रों ने अंदाज़ा लगाया, तो मैं आपको बता रहा हूं, और सही जवाब है 124 ग्रेन। कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्कों का वजन है 124 ग्रेन। क्लियर रहेगा? अगर डाउट है तो नोट करिए। और इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन शानदार प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहले, कुषाण वंश में यद्यपि कि चांदी के सिक्कों का अभाव परिलक्षित होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुषाण वंश में यद्यपि कि चांदी के सिक्कों का अभाव परिलक्षित होता है, अभाव है सिक्कों का, लेकिन ये कह रहे हैं किन दो शासकों ने चांदी के सिक्के प्रवर्तित किए। कुषाण वंश में किन दो शासकों ने चांदी के सिक्के प्रवर्तित किए? दो शासकों के नाम आपको याद रखने हैं, विमाकटफिसेस, कनिष्क प्रथम, वशिष्क और हुविष्क। अब ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, मुझे बताइए किन दो शासकों ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए कुषाण वंश में, और किसी ने चांदी के सिक्के प्रचलित नहीं किए? तो जवाब देंगे ए बी सी डी, 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो सही जवाब है विमाकटफिसेस और हुविष्क। तद अनुसार इसमें जवाब आएगा 1 और 4। आई थिंक इस प्रश्न का जवाब कितने लोगों को पता था, मुझे बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से काफ़ी मदद मिलने वाली है। और अब प्रश्न ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुषाण वंश में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस शासक ने प्रवर्तित किए? थोड़ा ध्यान देना। मैंने कल आपसे एक बात यह डिस्कस की थी कि भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारतीय इतिहास में गुप्त वंश में है। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है कुषाण वंश में। थोड़ा ध्यान देना आप। कुषाण वंश में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के के शासक ने प्रवर्तित किया? ऑप्शन है विमाकटफिसेस, कनिष्क प्रथम, वशिष्क या फिर हुविष्क। बताएंगे? गलत मत करिए, और अगर आप कहीं जवाब हुविष्क दे रहे हैं तो जवाब गलत है, और ये जवाब है कनिष्क प्रथम। ध्यान देना, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कनिष्क प्रथम के हैं, और पहली बार स्वर्ण सिक्का कुषाण वंश में जिसने प्रवर्तित किया उसका नाम है विमाकटफिसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, रिमार्क आपके सामने है। एक बड़ी बात है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कुषाण काल में सर्वाधिक लेन देन तांबे के सिक्कों से हो रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। कुषाण काल में सर्वाधिक लेन देन तांबे के सिक्कों से हो रहा था। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, स्वर्ण सिक्के कुषाणों के हैं, लेकिन सर्वाधिक लेन देन, जो विनिमय आपस में सर्वाधिक जो प्रचलन में सिक्के हैं, वो तांबे के सिक्के हैं। ये सारी चीजें बहुत क्लियर कट ढंग से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। चतुर्भुजी भगवान शिव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चतुर्भुजी भगवान शिव, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं को कहा गया है यूनानी देवता आइसो। अब आप पिक कर लेंगे इसका उत्तर। शाक्य मुनि बुद्ध, ये इसका पिन पॉइंट है। एवं मैत्रेय बुद्ध का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर है? तो यहां पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जवाब है कनिष्क, है ना? याद आ रहा है? कनिष्क। चतुर्भुजी भगवान शिव कनिष्क। कह रहे हैं चतुर्भुजी भगवान विष्णु, ध्यान रखिएगा, चतुर्भुजी भगवान विष्णु, तो वो है हुविष्क। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण, वो है कुषाण शासक वसुदेव। क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिएगा।
और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, एक रिमार्क यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखवा दिया है। चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर है। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन कुषाण शासक वसुदेव के सिक्कों पर है। और ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस की थी। ध्यान रखिएगा, चतुर्भुजी भगवान शिव कनिष्क के सिक्कों पर हैं। तो आई थिंक ये बढ़िया चीज़ें एक साथ क्लियर हो रही हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पाशुपत धर्म का प्रतीक चिन्ह लकुड, ध्यान दीजिएगा, लकुड अर्थात दंड। कई प्रश्न इसमें एक साथ शामिल हैं। तथा शिवलिंग का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर हुआ है? विमा कटफिसेस है, वशिष्ठ है, कनिष्क प्रथम है और हुविष्क है। मुझे बताएंगे आप? ये हमेशा पूछा गया है प्रश्न कि लकुड का चित्रांकन पाशुपत धर्म का प्राचीनतम जो हमारे पास साक्ष्य है सिक्कों पर, वो कहाँ पर है, किसके सिक्कों पर है? तो वो है हुविष्क। इतने बढ़िया ढंग से टॉपिक वाइज मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है इसको नोट करिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। अगर ये प्रश्न अब भविष्य में आने वाली किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कदाचित, और आप इसे गलत करते हैं, तो फिर इसमें दोषी आप ही हैं। भगवती उमा का चित्रांकन, मां उमा का प्राचीनतम चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो मुझे लगता है ये जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में, पीसीएस में भी आया है और अदर स्टेट की परीक्षाओं में भी आया है, और यहाँ पर विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो है हुविष्क। क्लियर? हुविष्क के सिक्कों पर उमा का चित्रांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यह प्रश्न भी बड़ा बेहतरीन है, या ऐसा कहिए प्रश्नों को मैंने बड़ा चुन चुन के रखा है। और ये कह रहे हैं सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर हुआ है? विमा कटफिसेस, कनिष्क प्रथम, वशिष्ठ या फिर हुविष्क? जवाब दीजिए। खाली मत बैठिए और दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। गलत होता है तो नोट करिए। और जवाब है यहाँ पे हुविष्क। ठीक है, हुविष्क के सिक्के पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवता चित्रांकित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। वैष्णव एवं शैव धर्म का समन्वय, कितना बढ़िया प्रश्न है। वैष्णव एवं शैव धर्म का समन्वय अर्थात हरिहर, हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव के प्रतीक चिन्ह के रूप में सुदर्शन चक्र, यानी भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह सुदर्शन चक्र, और भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग का चित्रांकन किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? हरिहर, शैव एवं वैष्णव धर्म का समन्वय किस शासक के सिक्कों पर परिलक्षित होता है? यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, विमा कटफिसेस, वशिष्ठ, कनिष्क प्रथम या फिर हुविष्क? मुझे बताएंगे? और सही जवाब है हुविष्क। कुछ छात्र सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं, तो प्लीज अंदाजा मत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11। शंख, पद्म, पद्म यानी कमल, चक्र एवं गदाधारी चतुर्भुजी भगवान विष्णु। बहुत बढ़िया, एज इट इज, जैसे प्रश्न पूछा गया है वैसे ही मैंने आपके सामने रख दिया है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर है? और अब आप जवाब दे पाएंगे, तुरंत जवाब दे पाएंगे। चतुर्भुजी भगवान विष्णु, और मैंने अभी आपको बताया है, थोड़ी देर पहले भी बताया है, तो ये जवाब है हुविष्क। आपने अपने सुझावों से सभी छात्रों ने मुझको अवगत नहीं करवाया है। मैं चाहता हूं आपके सुझाव इस लेक्चर को, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने में काफ़ी काम आता है। फिलहाल आप अपने सुझावों से मुझे जरूर अवगत कराइए। सिक्कों से लेकर अगर कोई प्रश्नों की क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे भेज दीजिए, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में शामिल कर लेंगे उन प्रश्नों को। ठीक है, और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 12। भगवान शिव एवं मां पार्वती दोनों एक साथ अंकित हैं।
किसके सिक्कों पर हैं, मुझे बताइए। हर्षवर्धन है, कुमारगुप्त प्रथम है, विमा कटफेसिस है, या फिर शशांक है? भगवान शिव और मां पार्वती। तो जवाब है हर्षवर्धन। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और उनके वाहन मयूर का चित्रांकन हुआ है। एक बात, जटाजूटधारी शिव और त्रिशूल का चित्रांकन, नंदी बैल का चित्रांकन विमा कटफेसिस और शशांक है। मैंने कई बार आपको बताया है और बेहतर ढंग से इसको तैयार कर लीजिए भाई। और एक बढ़िया प्रश्न आया है, ऑप्शनल में पूछा गया था, पीसीएस में, नेट में आया है। शक सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात क्या था, मुझे बताइए। 1:35, 1:14, 1:16 या फिर 1:48? बताएंगे? अंदाजा मत लगाइएगा और सही जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, 1:35। ध्यान रखिएगा, प्रश्न सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शक सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात है 1:35। अनुपात से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके सामने और हैं। शक और कुषाण काल में, ध्यान रखिएगा, शक और कुषाण काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात कितना है? 1:35, 1:14, 1:16 या फिर 1:48? मुझे बताइए। अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा और यहां पर सही जवाब है 1:14। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है और यह भी अनुपात वाला प्रश्न है। और बेहतर बात यह है कि ये तीनों अनुपात वाले प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है हो सकता है रिपीट हो जाए। आप देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के, पहली बात तो ये पता चल रहा है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? दिनार। रजत सिक्कों को क्या कहा गया है? रूपक या रूप्यक। अब इन दोनों का अनुपात क्या है? 1:35, 1:14, 1:16, 1:48। तो अब आप शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं और यहां पर जवाब है 1:16। ठीक है, आगे बढ़ना है। और कल के प्रश्न पत्र में, पिछले लेक्चर में आपने लगभग मेरे साथ 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था अलग अलग समय पे, और आज भी अभी हम लोगों ने 15 डिस्कस किए हैं और 15 प्रश्नों में कम से कम आपने 60 प्रश्न डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब तक गुप्तकालीन सिक्कों के कितने ढेर, गुप्तकालीन सिक्कों के कुछ ढेर हमें मिले हैं, कुछ निधियां मिली हैं। कितनी निधियां प्राप्त हुई हैं? 35 हैं, 14 हैं, 16 हैं या फिर 48 हैं? कितनी निधियां अभी तक हम लोगों को मिली हैं? शायद आप बता पाएंगे और मैं आपको बताता हूं। और अब तक हमें मिली हैं 16 निधियां। गुप्तकालीन सिक्कों के अब तक हमारे पास 16 ढेर मिले हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों की बात हो रही है। गुप्तकालीन सिक्कों की प्रथम निधि कहाँ मिली है? पहली बार, पहला ढेर गुप्तकालीन सिक्कों का कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है बयाना, अमरावती, जोगलथम्बी और कालीघाट। और अगर जल्दीबाजी में आप बयाना जवाब देते हैं तो जवाब गलत होगा। और जो गुप्तकालीन सिक्कों का जो पहला ढेर मिला है वो हमें कालीघाट, कलकत्ता से मिलता है। ठीक है, प्रथम निधि की बात हो रही है। गुप्तकालीन सिक्कों की प्रथम निधि हमें कहां से मिलती है? तो कालीघाट से मिलती है। और अगर आप बयाना को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब अगला ही प्रश्न बयाना से रिलेटेड है। गुप्तकालीन सिक्कों की सर्वाधिक बड़ी निधि कहां से मिली है? अब यहां पर बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है और जवाब है बयाना। प्रथम निधि कहां से मिली है? कालीघाट से। सर्वाधिक बड़ी निधि कहां से मिली है? तो इट इज फ्रॉम बयाना। और अगला ही प्रश्न फिर से बयाना से जुड़ा हुआ है और आपको जवाब देना है। बयाना से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों की निधि या ढेर में सर्वाधिक सिक्के किस शासक के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? मैं स्पेस दे रहा हूं, आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त। सर्वाधिक सिक्के किसके हैं? तो इसमें सर्वाधिक सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्लियर हो रहा है?
डाउट्स तो नहीं है? मुझे बताइए, बहुत धैर्य के साथ नोट करिए। और आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। बहुत मेहनत से तैयार करवाया है आपके लिए। अब देखिए, सर्वाधिक सिक्के बयाना की निधि में चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अब यहां पर यह कह रहा है कि बयाना से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर में सबसे कम सिक्के, मिनिमम कॉइन्स, किस गुप्त शासक के हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। अब ये तो हो ही नहीं सकता, और सही जवाब है यहां पे स्कंदगुप्त। जवाब दें सब लोग, मूक दर्शक बन के ना बैठें। बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें तैयार हुई हैं आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश में सर्वप्रथम ताम्र सिक्के प्रचलित करने का श्रेय किसको है? मुझे बताइएगा। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम ताम्र सिक्के प्रचलित करने का श्रेय किस गुप्त शासक को है? समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, रामगुप्त है, या फिर स्कंदगुप्त है? और अगर आपने यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जवाब दिया है तो ये जवाब गलत है, और इट इज रामगुप्त। ध्यान रखिएगा, इसके सिक्के हमें, ताम्र सिक्के हमें एरन और भिलसा से मिलते हैं। रामगुप्त के ताम्र सिक्के हमें मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, एरन और भिलसा से। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रश्न आया था एक बार कुछ इस तरह से कि गुप्त वंश में हमें ताम्र सिक्के प्रचलन करने का श्रेय किस शासक को जाता है। अब वहां पर रामगुप्त ऑप्शन में नहीं है। जब रामगुप्त ऑप्शन में नहीं है तब आप चंद्रगुप्त द्वितीय को चुन सकते हैं, लेकिन प्रचलन करने का श्रेय और रामगुप्त ऑप्शन में है तब आप रामगुप्त चुनेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है हमारा, इसको देखिएगा और दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। गुप्त वंश में नियमित ताम्र सिक्के प्रचलित करने का श्रेय किस गुप्त शासक को है? गुप्त वंश में नियमित ताम्र सिक्के प्रचलित करने का श्रेय किस गुप्त शासक को है? और अब आप यहां पर चुनेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, नियमित ताम्र सिक्के। और सर्वप्रथम ताम्र सिक्के गुप्त वंश में इट इज रामगुप्त। क्लास समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं? आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? मुझे बताइए, रिप्लाई करिए पहले सब लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। और सिक्कों से लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, अगर आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, जो लगभग इतिहास के तीनों खंडों में विभाजित होते हैं। लगभग बराबर 42 क्वेश्चन का एक रेशियो होता है, 42 लगभग एंशिएंट के, 40 से 42 लगभग मेडिवल के, और 40 से 42 प्रश्न लगभग मॉडर्न के। ऐसे होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, और लगभग मैं अभी तक 15,000 क्वेश्चंस हल करवा चुका हूं। 15,000 क्वेश्चंस हल करवा चुका हूं, और भविष्य में अभी लगभग 12 से 15,000 प्रश्न मैं और अभी हल करवाऊंगा। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। प्रश्नों का लेवल केवल परीक्षा के मानकों के अनुसार है, जैसा कि आप इस टेस्ट सीरीज में देख पा रहे हैं। आप जुड़ना चाहें, आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। गुप्त वंश में किस या किन शासक या शासकों ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए? वीणा वादन, संगीत प्रेम। तो अब बड़ी बात है यहां पर, एक तो आपको पता ही है, इट इज समुद्रगुप्त। अब मामला यहां पर यह है कि दिए गए विकल्पों में दो दो विकल्प हैं, तो अब आपको यह बताना है कि किन दो शासकों ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए। ये सिक्के उनका संगीत प्रेम भी दिखाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक समुद्रगुप्त है और एक कुमारगुप्त प्रथम है। ठीक है, तदनुसार जवाब है 1:4। कुमारगुप्त प्रथम ने भी
समुद्रगुप्त के अनुकरण पर वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। ऐसा भी आया है कि किस गुप्त शासक को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, तो जवाब है समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक के सिक्के उसका संगीत प्रेम दिखाते हैं, तो जवाब है समुद्रगुप्त। दो ऑप्शन चुनने हैं, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। वीणा बजाने वाले 3 शासक, तो एक आपको पता ही चल गया, समुद्रगुप्त है। दूसरा राणा कुंभा का नाम याद रखिएगा, ये भी वीणा बजाते थे। राजपूत शासक। और एक मुगल शासक औरंगजेब है, वीणा बजाने वाला। तो 3 लोग इतिहास में ऐसे हुए हैं जो वीणा वादन किया करते थे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें इस समय नई पता लगी होंगी इस लेक्चर से। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। गुप्त वंश में गजारोही प्रकार की, मतलब हाथी पर बैठे हुए, गजारोही प्रकार की नवीन मुद्रा। गजारोही प्रकार की नवीन मुद्रा किस गुप्त शासक ने जारी की है? समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, स्कंदगुप्त हैं, या फिर कुमारगुप्त प्रथम है? बताइए। गजारोही प्रकार की मतलब ये पहली बार ये प्रयोग हुआ है, तो जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, और जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा, हाथी पर बैठे हुए। और अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी नई बातें आपको पता लग रही हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमलासीन षडानन कार्तिकेय, कमलासीन षडानन कार्तिकेय का चित्रांकन किसके सिक्कों पर हुआ है? यौधेय गणराज्य के सिक्कों पर हुआ है, या फिर आगे देखिए गुप्त शासकों के सिक्कों पर हुआ है, या फिर चालुक्य शासकों के सिक्कों पर हुआ है, या फिर मैत्रक वंश के शासकों के सिक्कों पर हुआ है। यह प्रश्न कई बार आया है और आई थिंक आप कर पाएंगे। और बिल्कुल सही जवाब दिया है कई लोगों ने, और यौधेय गणराज्य के सिक्कों पर हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है। अभी भी प्राचीन भारत के कम से कम 20 से 25 सिक्के रह गए हैं जिनकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगिता है। आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन अभी क्लास मत छोड़िए। बचे हुए सिक्के, दक्षिण भारत के सिक्के, और फाइनली मेडवल इंडिया यानी कि अरबों के आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर और मराठा, ये सारा कलेक्शन मैं आपको पार्ट 3 में लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आपके सुझावों का स्वागत है और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।